हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू अगेन। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का हल्दर क्लासेस उदयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है, मैं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि अपन पिछली क्लास में कपास के बारे में बात कर रहे थे और बहुत सारे पॉइंट अपन ने डिस्कस कर चुके हैं। उसके बारे में अपन आगे बढ़ते हैं। कॉटन की बात जो अपन कर रहे थे, इसमें आगे आता है कि भाई उर्वरक और फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट जो होगी आपकी कपास की किस प्रकार से होगी, कॉटन के अंदर जो है उर्वरक किस मात्रा में आपको देने चाहिए। तो सबसे पहले आता है देसी कपास की बात करें तो इसके केस में जो नाइट्रोजन की जो इसको रिक्वायरमेंट होगी वो होगी 50 किलोग्राम पर हेक्टेयर और फॉस्फोरस की होगी 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर की। देन अमेरिकन कपास की बात करें तो 75 किलोग्राम नाइट्रोजन और 45 किलोग्राम फॉस्फोरस की आवश्यकता इसको होती है। देन हाइब्रिड कॉटन की बात करें तो 100 से 120 किलोग्राम पर हेक्टेयर नाइट्रोजन और 40 से 50 किलोग्राम पोटास पर हेक्टेयर इसको रिक्वायर्ड होता है। देन इसमें आगे बढ़ते हैं, जलमांग की बात करते हैं, सिंचाई की बात करते हैं। कपास के केस में तो इसकी जो जलमांग मानी गई है वह मानी गई है 700 से 1300 mm। ये आपको याद रखनी है, एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है कि कॉटन की वाटर रिक्वायरमेंट कितनी है, तो 700 से 1300 mm इसकी रिक्वायरमेंट है। क्रिटिकल स्टेजेज या क्रांतिक अवस्थाएं पानी के लिए कौन सी मानी गई है, तो दो अवस्थाएं इसमें मानी गई है, फूल आते समय फ्लोरिंग टाइम एंड फल बनते समय या बॉल फॉर्मेशन स्टेज जो है काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल मानी गई है सिंचाई के उद्देश्य से। अगर कपास में फर्स्ट इरिगेशन की बात करें कब देनी चाहिए, तो 40 to 45 डेज आफ्टर सोइंग जो है पहली सिंचाई कपास के अंदर कर देनी चाहिए। इसके बाद इसमें अपन आगे देखते हैं, नेक्स्ट वन आता है खरपतवार नियंत्रण इसमें किस प्रकार से करेंगे, वीड का मैनेजमेंट अपन इसमें किस प्रकार से करेंगे। तो इसमें ड्राई होइंग आपको करनी है, शुरू में होइंग करनी है 38 से 40 दिन के बीच बुआई के। इसके बाद इसमें एक और समस्या रहती है कि अगर रबी के अंदर वहां पे गेहूं की फसल ली गई है, किसकी, रबी के अंदर अगर वीट की क्रॉप ली गई है और उस पे एज अ हर्बिसाइड 2,4-D का अगर स्प्रे किया जाता है, 2,4-D खरपतवारनाशी का प्रयोग किया जाता है, तो ग्रीष्मकालीन यानी कि आप खरीफ के अंदर जो अपन कह रहे हैं मई जून मंथ के अंदर जो है आप कॉटन की बुवाई उस खेत के अंदर कपास की बुवाई आप करोगे, तो क्या होगा कि कपास की जो पत्तियां जो होगी पूर्ण विकसित ना होकर हाथ के पंजे नुमा हो जाती है, जिसे बोलते हैं फ्रेंचिंग ऑफ लीव्स। इट मीन्स इट इज अ रेजिडुअल इफेक्ट ऑफ 2,4-D। 2,4-D का जो रेजिडुअल इफेक्ट होता है वह कपास की फसल के अंदर देखा जा सकता है। अगर प्रीवियस क्रॉप के अंदर अगर आपने 2,4-D को प्रयोग लिया है तो उस सोइल के अंदर जो है उसका रेजिडुअल इफेक्ट जो है कॉटन के अंदर इंपैक्ट कर सकता है। उस डिसऑर्डर को अपन बोलेंगे फ्रेंचिंग ऑफ लीव्स, यानी पंजे नुमा जो है कपास की पत्तियां हो जाती है। तो कई बार एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि ऐसा किसकी वजह से होता है, तो 2,4-D अगर जिस खेत के अंदर आपने उपयोग में ले रखी है और वहां पे अगर कपास की बुवाई करोगे तो पत्तियां जो होगी पंजे नुमा हो जाएगी। 2,4-D हर्बिसाइड नॉट यूज्ड इन कॉटन, कपास में 2,4-D का यूज नहीं करते हैं, लेकिन प्रीवियस क्रॉप में अगर 2,4-D का यूज किया हुआ है प्रीवियस क्रॉप के अंदर और वो भी मोस्टली वीट के अंदर किया हुआ है, तो उस केस में फ्रेंचिंग ऑफ लीफ होने की समस्या रहती है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। 2,4-D प्रतिरोधी कपास का जीन कौन सा, रेजिस्टेंस जीन कौन सा माना गया है, दैट इज द TFDA जो है इसका रेजिस्टेंस जीन माना गया है। इसमें कपास के लिए जो अपन खरपतवारनाशी या हर्बिसाइड यूज करते हैं वो डायूरोन है और मोस्टली इसके अंदर ही यूज करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कॉटन के अंदर स्पेसिफिक हर्बिसाइड कौन सा यूज होता है, डायूरोन होता है 0.5 kg पर हेक्टेयर एज अ प्री इमरजेंस और एज अ पोस्ट इमरजेंस, दोनों के रूप में इसको अपन काम में ले सकते हैं। तो इस स्लाइड में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है वो यही है कि इसमें फ्रेंचिंग ऑफ लीव्स किसकी वजह से होती है, तो ये पहले से जो अवशेष होता है 2,4-D का, उस वजह से कपास की पत्तियां पंजेनुमा हो जाती है। दूसरा है इसमें कौन सा हर्बिसाइड यूज करते हैं, तो दैट इज द डायूरोन को काम में लिया जाता है, जो आपको मालूम होना चाहिए। देन इसमें आगे बढ़ते हैं, कारिकी विकार कौन कौन से उत्पन्न होते हैं, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर कौन कौन से कॉटन के, तो बहुत सारे कारिकी विकार जो है कॉटन के अंदर दिखाई देते हैं, जिसमें सबसे भयंकर समस्या रहती है तीरक की। तीरक यानी कि बोल का सही नहीं खुलना, कपास की बोल का फट जाना। इट मीन्स द बेड बोल ओपनिंग, प्री मैच्योर डिफेक्टिव ओपनिंग ऑफ द बोल्स जो है डिफेक्टिव टाइप की या सही प्रॉपर रूप से नहीं खुल पाती, उसे अपन तीरक के नाम से जानते हैं। बोल का सही तरीके से नहीं खुलना व पकने से पूर्व बोल का खुलना, अपरिपक्व बोल के अंदर दरारें पड़ जाना इत्यादि इस कारिकी विकार के लक्षण के रूप में जाने जाते हैं। इट मीन्स द इनकम्प्लीट ओपनिंग ऑफ द बोल और क्रैक इन द बोल ही जो है इस बेड बोल ओपनिंग के अंदर होता है। इसका रीजन क्या है, कारण क्या है, तो अगेती बुवाई, पानी की कमी, नाइट्रोजन की कमी, लवणीय मृदा में कपास की खेती करने से, या पुष्पन व बोल बनते समय टेनिन की मात्रा अधिक होना,
ये सब बताया था दस्तूर ने, इनके अनुसार इन कारणों की वजह से जो है बेड बॉल ओपनिंग जो है कॉटन के अंदर होती है। तो ड्यू टू द अर्ली सोइंग की वजह से वाटर डेफिशिएंसी और डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एल्कलाइन सोइल इन उदयपुर रीजन। तो ये जो है यही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है कि यह किसकी वजह से होता है भाई, इसमें बेड बॉल ओपनिंग या तीरक रोग जो होता है कारिकी विकार कपास के अंदर किसकी वजह से होता है। तो बेसिकली मेन जो है नाइट्रोजन की कमी वाला क्वेश्चन जो है एग्जामों में कई बार पूछा हुआ है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि लवणीय मृदा की वजह से भी हो सकता है, पानी की कमी की वजह से भी ये हो सकता है, और अगेती बुआई से भी जो है तीरक या बेड बॉल ओपनिंग की समस्या जो है कपास के अंदर बनी रहती है, जो आपको मालूम होना चाहिए, और इसमें रीजन ही एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जाएगा। देन द नेक्स्ट वन इज द लाल पत्ती, रेड लिप। कपास की पत्तियां जो होती है वह लाल सी हो जाती है, ऐसे मार्जिन इसकी लाल सी दिखाई देती है, बीच बीच में से रेडनिंग आने लगती है। तो ये क्या होता है इसमें, तो अमेरिकन कपास के अंदर बेसिकली ये किसके अंदर होता है, अमेरिकन कॉटन के अंदर ये समस्या आपकी अत्यधिक बनी रहती है। पत्तियां लाल रंग की व नीचे की ओर मुड़ जाती है। H4 व वारालक्ष्मी किस्म के अंदर जो है इसका प्रकोप ज्यादा पाया गया है। इसमें मुख्य कारण क्या है, फूल व बोल बनते समय नाइट्रोजन की कमी होना। तो यानी ये भी बेसिकली नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से जो है अमेरिकन कॉटन के अंदर यह होता है, H4 और वारालक्ष्मी ज्यादा होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि होता किसमें, दैट इज द अमेरिकन कॉटन, अमेरिकन कपास में होता है। किसकी कमी से होता है, तो नाइट्रोजन की कमी से होता है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि भाई रेडनिंग जो होती है, पत्तियां जो होती है लाल रंग में परिवर्तित हो जाती है, लाल लाल धब्बे से उसके ऊपर बन जाते हैं। देन आता है छोटी पत्ती, लिटिल लीफ इन कॉटन। कॉटन के अंदर जो है पत्तियां छोटी रह जाती है। तो ऐसा किसकी वजह से होता है, तो जिंक की डेफिशिएंसी, जिंक की कमी अगर रहेगी कपास के अंदर तो उसमें उस कपास की जो पत्तियां होगी वो आकार में छोटी रह जाती है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। वैसे लिटिल लीफ डिजीज है, ब्रिंजल की एक इंपॉर्टेंट डिजीज मानी गई है, बैंगन की एक इंपॉर्टेंट डिजीज मानी गई है। और बैंगन के अंदर अपन बात करें, ब्रिंजल के अंदर बात करें, तो उसमें जो लिटिल लीफ होती है वह माइकोप्लाज्मा की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है, माइकोप्लाज्मा की वजह से होती है। और उसमें जो वेक्टर होता है, वाहक होता है, वह आपका लीफ होपर होता है। तो वो केस आपका अलग केस है जिसमें पैथोजन इन्वॉल्व है। और कॉटन के केस में लिटिल लीफ जो होती है वह जिंक की वजह से होती है, जो आपको मालूम होना चाहिए। देन नेक्स्ट वन आता है कपास का क्रिंकल लीफ, क्रिंकल्ड हो जाना, मुड़ जाना, या अपन कहें सही शेप में पत्तियों का नहीं बन पाना। तो ये होता है मैग्नीज की विषाक्तता, यानी मैग्नीज की अगर अधिकता है, टॉक्सिसिटी है, तो उस केस में जो है उसकी लीव्स जो होगी कपास की वो क्रिंकल्ड हो जाएगी, इरेगुलर शेप की हो जाएगी, जो आपको मालूम होना चाहिए। देन द नेक्स्ट वन इज द बैंगनी लाल पत्ती का होना, पर्पल रेड लीफ का होना। ये किसकी वजह से होता है, कपास में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी की वजह से। बेसिकली मैग्नीशियम की अगर डेफिशिएंसी रहती है तो उस केस में जो है आपका कपास की जो पत्तियां है वो बैंगनी रंग की होने लग जाती है, बैंगनी लाल रंग की होने लग जाती है मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से, जो आपको मालूम होना चाहिए। जबकि मक्का के अंदर, मेज के अंदर भी जो है पर्पलिंग होती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। लेकिन मेज के अंदर पर्पलिंग होती है वह फास्फोरस की कमी से होगी, और कपास के अंदर जो पर्पलिंग होगी वो आपकी मैग्नीशियम की कमी से होगी। ये दोनों में डिफरेंस है और अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो मेज में तो फास्फोरस की वजह से पर्पलिंग होती है, बैंगनीपन आता है, और कपास में जो है बैंगनीपन मैग्नीशियम की कमी की वजह से आता है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद ये सभी प्रकार के जो अपन ने फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर पढ़े हैं, कारिकी विकार पढ़े हैं, इनका निदान अपन कैसे कर सकते हैं, इनसे बचाव अपन जो है कपास की फसल में कैसे कर सकते हैं। तो इन सभी के लिए जो है अपन किस प्रकार से प्रबंधन करेंगे, ये पॉइंट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखना है। कारिकी विकारों का प्रबंधन करने के लिए कपास में पुष्पन व बोल बनते समय डीएपी प्लस नैप्थलीन एसिटिक एसिड का पर्णी छिड़काव अगर करें, फोलियर स्प्रे अगर इनका किया जाएगा, डीएपी और नैप्थलीन एसिटिक एसिड का, इन दोनों समय कपास में, तो कपास के अंदर ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होने की समस्या सबसे कम रहती है। जो भी आपको मालूम रखना चाहिए कि भाई किसका स्प्रे जो है, फोलियर स्प्रे आपको करना चाहिए, डीएपी प्लस नैप्थलीन एसिटिक एसिड का। देन इसमें अपन आगे बढ़ते हैं, कपास की चुनाई, पिकिंग। तो चुनाई या पिकिंग एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कॉटन की हार्वेस्टिंग का ही टाइप है, कपास की कटाई का ही एक प्रकार है। यानी इसमें पौधे को सीधा काटते नहीं है अपन, इसमें जैसे जैसे कपास जो है आपका परिपक्व हो जाता है या कपास रेडी हो जाता है तो उसकी चुनाई, पिक किया जाता है, उसको उस पौधे से अलग किया जाता है, उसे ही अपन पिकिंग के नाम से या कपास की चुनाई के नाम से जानते हैं। और उत्तरी भारत के अंदर, नॉर्थ इंडिया के अंदर बात करें तो पहली जो पिकिंग करेंगे
वह अक्टूबर के द्वितीय पखवाड़ा सेकंड फोरनाइट के अंदर जो है पिकिंग की जाती है। और टोटल जो है उत्तरी भारत में 4 से 5 बार चुनाई या पिकिंग करने का प्रोसेस करते हैं। चुनाई या पिकिंग जो है मॉर्निंग टाइम, प्रातःकाल पौधों पर ओस पड़ी हो उस समय नहीं करें, यानी मॉर्निंग टाइम में जब ड्यू हो, ओस की बूंदे हो, तब पिकिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कॉटन जो होगा वो गिला होगा, तो इस वजह से उस समय नहीं करते हैं। प्रातः 9 बजे के बाद जो है पिकिंग करने का कार्य जो है नॉर्मली किया जाता है। और चुनाइयों के मध्य 15 दिन का अंतराल, यानी पिकिंग के बीच में पिकिंग इंटरवल आपका कितना रखा जाएगा कपास में, तो वह रहेगा आपका 15 डेज रखा जाता है। 15 दिन के अंतराल पर पिकिंग जो है कपास के अंदर की जाती है। तो पिकिंग एक प्रकार की हार्वेस्टिंग का प्रैक्टिस है, जिसमें प्लांट को काटते नहीं है एक बार में, सीधा सा जो आपकी रुई या बोल जो है मैच्योर हो चुकी है, उससे उस रुई को जो है अलग करने का कार्य इसके अंदर किया जाता है, फाइबर को अलग करने का कार्य किया जाता है, उसे अपन पिकिंग के नाम से जानते हैं। जो अर्ली मॉर्निंग में नहीं करते हैं, लेट मॉर्निंग में अपन 9 बजे के बाद जो है पिकिंग का प्रोसेस जो है कॉटन के अंदर किया जाता है। देन द नेक्स्ट वन आता है रेशे की गुणवत्ता। वैसे कॉटन जो है एक फाइबर की क्रॉप है, तो इसकी फाइबर की क्वालिटी को अपन किस प्रकार से मेजर कर सकते हैं, तो गुणवत्ता के बारे में कुछ पॉइंट्स है। सबसे पहला आता है रेशे की लंबाई, स्टेपल लेंथ की बात करें तो इस लेंथ को मेजर करने के लिए होल स्लिट सॉर्टर या बियर सॉर्टर या फाइब्रोग्राफ को काम में लिया जाता है। तो इसके फाइबर के आधार पर, उसके लेंथ के आधार पर जो है लंबे रेशे वाली कपास मोर देन द 2.50 सेंटीमीटर होगा, मध्यम रेशे वाला 2 to 2.50 सेंटीमीटर की लेंथ की होगी, और छोटे रेशे वाले लेस देन 2 सेंटीमीटर लेंथ की फाइबर होती है। तो फाइबर की लेंथ जो होती है उसके आधार पर फाइबर जो होता है 3 प्रकार का होता है, लॉन्ग स्टेबल फाइबर, मीडियम फाइबर और शॉर्ट फाइबर के नाम से जाना जाता है, जिसे होल स्लेज सॉर्टर, बियर सॉर्टर या फाइब्रोग्राफ के द्वारा मेजर किया जाता है। दूसरा जो पॉइंट आता है इसके केस में, रेशे की मोटाई यानी फाइबर की फाइननेस कितनी है, तो इसको किस प्रकार से देखेंगे अपन। अच्छी गुणवत्ता के कपास का रेशा बहुत ही महीन होना चाहिए, बहुत ही पतला धागा इसका होना चाहिए। कपास की कताई की गुणवत्ता रेशे की लंबाई व रेशे की मोटाई पर निर्भर करती है। कॉटन की जो स्पाइनिंग है वो उसकी लेंथ एंड उसकी फाइननेस पर डिपेंड करती है। इसको माइक्रोनेयर शब्द आपको ध्यान रखना है। माइक्रोनेयर रेशे की मोटाई मापने का यंत्र है, और ये अक्सर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि कपास की मोटाई या फाइननेस को मेजर किससे किया जाता है, तो माइक्रोनेयर से करते हैं, और इसका बार जो होता है वो माइक्रोग्राम के अंदर होता है। इसकी जो कैटेगरियां है बहुत ठीक या अच्छी, जिसका औसत बार 3 माइक्रोग्राम से कम होता है, ठीक या अच्छा जो 3 से 9 माइक्रोग्राम के बीच होता है। तो फाइबर की क्वालिटी डिपेंड करती है फाइननेस पर, और इंस्ट्रूमेंट इसमें कौन सा यूज आता है, तो दैट इज द माइक्रोनेयर का शब्द आपको ध्यान रखना है कि माइक्रोनेयर के द्वारा उसकी फाइननेस को मापा जाता है, उसकी मोटाई को मापा जाता है। देन द नेक्स्ट वन इज द रेशे की मजबूती। फाइबर की स्ट्रेंथ को अपन किस प्रकार से मेजर कर सकते हैं कि भाई रेशा कितना मजबूत है, तो जिस रेशे का तुड़ाव बिंदु, ब्रेकिंग पॉइंट जो है मोर देन 95 kg पर सेमी स्क्वायर होता है, वह रेशा अत्यधिक मजबूत माना जाएगा। ब्रेकिंग पॉइंट अगर 95 किलोग्राम पर सेमी स्क्वायर से ज्यादा है तो उस केस में वो रेशा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाएगा, जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है गिनिंग या ओटाई। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फाइबर की क्वालिटी का, जो कपास के केस में बात की जाएगी। तो गिनिंग या ओटाई परसेंटेज का अर्थ क्या होता है, कपास में रेशा व बिनोले के बीच का अलग करने की प्रक्रिया को ही अपन ओटाई कहते हैं। यानी कि जो आपका जिसके साथ फाइबर जुड़ा है सीड के साथ, उससे उस सीड से फाइबर को अलग करेंगे, वो प्रोसेस आपका ओटाई के नाम से जाना जाता है। और देसी कपास का जो ओटाई परसेंट है 30 से 43% के बीच माना गया है। अमेरिकन कपास का जो है 30 to 35% माना गया है। संकर कपास का जो है 32 से 34%। कपास का औसत ओटाई परसेंट जो है 33। ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एवरेज जो है गिनिंग परसेंटेज कितना है कॉटन का, तो 33% है। और कपास के गांठ का वजन भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, 170 किलोग्राम माना गया है, और पुराने पद्धति के अंदर 177.8 kg माना गया है। तो वर्तमान के अंदर जो है एक गांठ का वजन, 1 बेल का वेट जो है 170 kg होता है। कपास की गिनिंग या उटाई परसेंट निकालने का जो सूत्र है वह क्या है, तो उटाई प्रतिशत इज इक्वल टू वेट ऑफ द लीड, यानी रेशे का वजन डिवाइडेड बाई कपास का बीज प्लस रेशे का वजन, बीज प्लस रेशा का वजन इंटू 100। इस सूत्र के द्वारा जो है ओटाई परसेंट निकाला जाता है। इस स्लाइड में 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आ रहे हैं कि कपास का जो एवरेज जो होता है ओटाई परसेंट 33% होता है। नंबर सेकंड, इसकी एक बेल का वजन, गांठ का वजन 170 किलोग्राम होता है, जो आपको पता होना चाहिए। देन इसकी बात करें तो सेपरेशन ऑफ द फाइबर फ्रॉम द सीड कॉटन इज नॉन एज द गिनिंग।
जो सेपरेशन करते हैं उसी को अपन गिनिंग कहते हैं, और गिनिंग को कैलकुलेट अपन करेंगे वेट ऑफ द लिंट, फाइबर का वेट, और वेट ऑफ द सीड कॉटन मल्टीप्लाई बाय द 100 के द्वारा करते हैं। गिनिंग परसेंट देसी कॉटन का 30 to 45, गिनिंग परसेंट ऑफ अमेरिकन कॉटन 30 to 35, एंड द गिनिंग ऑफ द हाइब्रिड कॉटन 33 to 35, एंड देन एवरेज गिनिंग परसेंट कितना माना गया है, तो वो माना गया है आपका 33%। और यही आपको याद रखना है जो मोस्ट ऑफ एग्जामों के अंदर पूछा जाएगा कि कपास में औसत गिनिंग परसेंट कितना होता है, यानी 100 किलोग्राम कपास के बीज लिए जाए और उनके ऊपर से रेसा हटाया जाएगा तो 33 केजी रेसे की प्राप्ति होती है, वो 33% है जो आपको पता होना चाहिए। और इसकी एक बेल का जो वजन होता है, वेट होता है, वह 170 केजी होता है जो आपको पता होना चाहिए। देन द नेक्स्ट वन आता है लिंट सूचकांक, लिंट इंडेक्स किसे कहा गया है, सीड कॉटन के 100 बीजों से प्राप्त रेशे के भार को, 100 जो सीड्स हैं कपास के, उससे जो आपको लिंट प्राप्त होगा उसे ही अपन लिंट इंडेक्स के नाम से जानेंगे। तो लिंट इंडेक्स इज इक्वल टू 100 सीड वेट इनटू मल्टीप्लाई बाय द गिनिंग परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 माइनस गिनिंग परसेंटेज, इसका फॉर्मूला होता है लिंट ऑब्टेन फ्रॉम द 100 सीड। 100 सीड, देखो इंडेक्स जहां पे भी शब्द आता है वो 100 को इंडिकेट करता है, 100 सीड को इंडिकेट करता है। जैसे अपन एक टेस्ट वेट की बात करते हैं, एक सीड इंडेक्स की बात करते हैं, तो टेस्ट वेट जो होता है वो आपके 1000 सीड्स का होता है और सीड इंडेक्स जो होता है 100 सीड का वेट होता है। तो यहाँ पे भी इंडेक्स आ रहा है यानी 100 सीड की बात हो रही है। तो लिंट इंडेक्स यानी जो लिंट जो है, जो फाइबर जो है 100 सीड से प्राप्त होता है उसे अपन लिंट इंडेक्स के नाम से जानेंगे। देन द नेक्स्ट वन आता है रेशे की परिपक्वता मापने का यंत्र, काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि जो फाइबर जो है मैच्योर हुआ कि नहीं हुआ उसको किसके द्वारा मापा जाता है। तो ये इस प्रकार का जो यंत्र है जिसे एरेलोमीटर के नाम से जानते हैं, इसके द्वारा जो है कॉटन के फाइबर की मैच्योरिटी को चेक किया जाता है और उसके आधार पर उसको हार्वेस्ट किया जाता है। देन द रेशे की मोटाई जो है, थिकनेस का मापन जो है नेपीनेस के द्वारा किया जाता है, जो पता होना चाहिए। फाइबर की थिकनेस जो है नेपीनेस के द्वारा मेजर की जाती है। गांठों की संख्या की बात करें, नंबर ऑफ नोट्स की बात करें, तो अच्छी गुणवत्ता के कपास के रेशे में गांठें समान दूरी पर और वह रेशा बहुत मजबूत होता है, यानी जो नोट्स जो होते हैं वह अगर इक्वल डिस्टेंस पे अगर होते हैं, इक्वल डिस्टेंस के ऊपर होते हैं, तो वो फाइबर जो है आपकी अच्छी क्वालिटी का माना गया है कपास का, जो आपको पता होना चाहिए। देन द नंबर ऑफ द काउंट्स, यानी 450 ग्राम या 1 पाउंड लिंट में उपस्थित हैंग्स की संख्या को ही अपन नंबर ऑफ काउंट्स के नाम से जानते हैं। 1 हैंग्स इज इक्वल टू 770.6 मीटर और 840 यार्ड लंबा जो धागा होता है उसे 1 हैंग्स के नाम से जाना गया है। नंबर ऑफ काउंट्स जो है भारतीय कपास का 22 होता है, अच्छी गुणवत्ता वाले कपास में 80 से 400 तक नंबर ऑफ काउंट्स इसके होते हैं। रेशे की लंबाई व रेशे की सुंदरता किस प्रकार का गुण है, तो यह एक आनुवांशिक गुण है, जेनेटिक कैरेक्टर है। ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है जो काफी इंपॉर्टेंट पड़ता है। नंबर ऑफ हैंग्स प्रेजेंट इन अ 450 ग्राम और 1 पाउंड लिंट इज नोन एज द नंबर ऑफ द हैंग्स, और 1 हैंग्स इज इक्वल टू 770.6 मीटर और 840 यार्ड लॉन्ग फाइबर होता है। इंडियन कॉटन का नंबर ऑफ हैंग्स जो काउंट होते हैं वो 22 होते हैं। फाइबर जो लेंथ होती है और फाइबर जो फाइननेस है, ये एक प्रकार का जेनेटिक ट्रेट है। तो इस पूरी स्लाइड के अंदर नंबर ऑफ काउंट्स के बारे में अभी तक कोई क्वेश्चन आया नहीं है एग्जाम के अंदर पे क्या होता है और क्या इसका क्राइटेरिया है, लेकिन ये जरूर आया हुआ है कि फाइबर की जो लेंथ है या अपन उसकी फाइननेस को कहें तो वो किस प्रकार का ट्रेट है, किस प्रकार का गुण है, तो वह एक जेनेटिक कैरेक्टर है जो आपको मालूम होना चाहिए। देन नेक्स्ट वन इसमें बढ़ते हैं टॉपिंग। टॉपिंग क्या है, तो टॉपिंग मीन्स द टॉप मोस्ट पोर्शन। जैसे गन्ने का, इसका कपास का जो ऊपरी भाग होता है, जैसे ये कपास का प्लांट है, इस प्लांट के जो टॉप मोस्ट पोर्शन है उसको हटा दिया जाता है। तो इसका बेसिकली पर्पस क्या है कि उसकी वानस्पतिक वृद्धि को रोका जा सके, सीधी बढ़वार को रोका जा सके और उसकी साइड की शाखाएं जो है अधिक निकले, यानी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ या प्रजनक वृद्धि को बढ़ावा दिया जा सके। इसलिए जो है कॉटन के अंदर जो है, कपास के अंदर जो है अपन टॉपिंग की प्रैक्टिस करते हैं। और आपको पता है ऐसी सिमिलर प्रैक्टिस जो है अपन चिकपी के अंदर भी करते हैं, चने के अंदर भी करते हैं, लेकिन वहां पे जो है अपन इसको निपिंग बोलते हैं। तो ये टर्म का डिफरेंशिएशन है भाई। निपिंग जो की जाती है वो चने के अंदर करते हैं और टॉपिंग जो करेंगे वह कपास के अंदर करेंगे। जो कपास का पौधा 1 से 1.2 मीटर की ऊंचाई का या 80 से 90 दिन का हो जाए तो पौधे की शीर्ष शाखाओं को हटा दिया जाता है, जिसका उद्देश्य वानस्पतिक वृद्धि को नियंत्रित कर प्रजनक वृद्धि को बढ़ावा देना ही टॉपिंग कहलाता है। रिमूवल ऑफ द अपर पोर्शन ऑफ द प्लांट इन केस ऑफ द कॉटन इज नोन एज द topping when the plant attain the height of the 1 to 1.2 मीटर और at a days of the 80 to 90 days पर टॉपिंग का प्रोसेस जो है इसके अंदर किया जाता है। देन अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन आता है इसके केस में कपास में पुष्पन अवस्था पर, यानी फ्लोवरिंग स्टेज पर, कॉटन के अंदर फ्लोवरिंग स्टेज पर 80 से 90 दिन के बाद
80 टू 90 डेज आफ्टर सोइंग पर जो है अगर अपन स्प्रे करते हैं किसका, फ्लेनोफिक्स एंड साइकोसेल का, फ्लेनोफिक्स और साइकोसेल का छिड़काव अगर किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है कि फ्लोवरिंग स्टेज पर जो है फ्लेनोफिक्स और साइकोसेल का छिड़काव करने के क्या फायदे होते हैं, पौधे की कलिका धारण क्षमता जो है बढ़ जाती है, यानी जो बर्ड्स जो होती है, बर्ड्स की कैरिंग कैपेसिटी जो होती है प्लांट की वह आपकी इंक्रीज हो जाती है। दूसरा है पौधे जल्दी प्रजनक वर्दी अर्थात सिम्पोडियल शाखाएं अधिक बनती है। सिम्पोडियल जो ब्रांचेज हैं, अपन ने कहा है कॉटन के केस के अंदर सिम्पोडियल ब्रांचेज अच्छी मानी गई है और उनकी वो कब अधिक बनेगी, जब उसके ऊपर अगर आप प्लेनोफिक्स और साइकोसेल का छिड़काव करोगे तो। सूखा प्रतिरोध उत्पन्न करता है, यानी ड्रोट जो है टॉलरेट ये इसके द्वारा पैदा की जा सकती है। तो कहने का अर्थ है प्लेनोफिक्स और साइकोसेल का छिड़काव फ्लोरिंग स्टेज पर कॉटन में करने के बहुत सारे फायदे होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। देन अपन आगे बात करते हैं इसके यील्ड की बात करते हैं, उपज की बात करते हैं। तो कपास की जो उपज है, सीड कॉटन की उपज जो है इसकी 8 से 10 क्विंटल पर हेक्टेयर अपने को प्राप्त हो जाती है। उन्नत किस्मों से इसकी उपज जो है 15 क्विंटल पर हेक्टेयर तक प्राप्त की जा सकती है। तो ये हो गया कॉटन की यील्ड के बारे में। तो ये सारी बात होगी कपास के बारे में। सबसे पहले जो अपन ने कॉटन की जो इनिशियल जो क्लास थी उसके बारे में इन डिटेल उनके बारे में बात की थी, उसकी कौन सी वेराइटियां हैं, किस प्रकार से क्लासिफाई किया गया है, कितनी सीड रेट रहेगी, कैसे स्पेसिंग रहेगी, वो सारी अपन ने वहाँ पे बात की। और रिमेनिंग जो पोर्शन था वो अपन ने आज की क्लास के अंदर देखा। इसके बाद जो इंसेक्ट पेस्ट और डिजीज है वो आप एंटोमोलॉजी एंड पैथोलॉजी वाले सेक्शन के अंदर पढ़ोगे। थैंक यू वेरी मच।